Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In previous lecture we have discussed about the cellular respiration, in which we have studied about first stage of cellular respiration, that was glycolysis. In this lecture I am going to explain you another two stages of cellular respiration. First one is pyruvic acid oxidation and second is Krebs cycle. So we know that there are four stages of cellular respiration. First is glycolysis, second is pyruvic acid oxidation, third is Krebs cycle and citric acid cycle, and fourth one is respiratory chain. We have studied about the glycolysis in the previous lecture in detail. Glycolysis क्या है? It is the breakdown of glucose up to the level of pyruvic acid. Pyruvic acid तक जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया जाता है तो इन सब स्टेप्स को जिनमें ग्लूकोज कन्वर्ट होती है फाइनली पायरुवेट में, इन स्टेप्स को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस की टू फेजेस हैं, प्रिपरेटरी फेज एंड ऑक्सीडेटिव फेज, जो कि मल्टीपल स्टेप्स रिएक्शंस हैं और इन रिएक्शन के बाद ग्लूकोज फाइनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट होती है. पायरुवेट की अगर हम फार्मूला को देखें तो इसके अंदर 3 कार्बन होते हैं, 3 ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं. तो एक पायरुवेट का मॉलिक्यूल या पायरुवेट का मॉलिक्यूल किसके इक्विवेलेंट है? ग्लूकोज के हाफ के इक्विवेलेंट है. ग्लूकोज का क्या फार्मूला होता है? C6H12O6. तो ये इसके हाफ के इक्विवेलेंट है जिसके अंदर से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो चुके हों. तो ओवरऑल जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पायरुवेट में 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है तो इस दौरान 4 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं. ये हाइड्रोजन NAD को किस में कन्वर्ट करते हैं? NADH में. तो ओवरऑल हमारे पास एक ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के दौरान 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं और नेट प्रोडक्शन ATP की कितनी होती है? 2 ATP के मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं. सो प्रोडक्ट्स क्या हैं ग्लाइकोलाइसिस की? 2 NADH एंड साथ में 2 ATP के मॉलिक्यूल. नेक्स्ट स्टेज में जो पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस के लास्ट स्टेप में क्रिएट होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में डायरेक्टली इंटर नहीं हो सकता, ये डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम A में. पायरुविक एसिड का ये फॉर्मूला है. इसमें फर्स्ट कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, C डबल बॉन्ड O एंड O, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है, देन CH3. सो ये जो पायरुविक एसिड है ये डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर नहीं हो सकता. फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए सबसे पहले इसे कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम A में. सो एक ग्लूकोज जब मेटाबोलाइज होता है, एक ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल क्रिएट होते हैं. ये जो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल हैं पहले कन्वर्ट होते हैं 2 एसिटाइल कोएंजाइम A में और देन ये इंटर होते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर. नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं जिसे हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं. सो किस तरह से कन्वर्जन होती है? पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन कैसे होती है, कैसे ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर? तो सबसे पहले पायरुविक एसिड चेंज होता है एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल में, एसिटिक एसिड में. पायरुविक एसिड के अंदर कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन हैं. तो एक कार्बन पायरुविक एसिड से एज अ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है. ये कार्बन यहाँ से रिमूव होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन है ये एज अ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा. यहाँ से ये रिमूव होगा, ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा कार्बन और एज अ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा. और ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे आके कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा. तो एसीटेट मॉलिक्यूल बनेगा. तो फर्स्ट स्टेप जो पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन का है वो है डीकार्बोक्सिलेशन. सबसे पहले पायरुविक एसिड से एक कार्बन एज अ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है और ये 2 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो जाता है. नेक्स्ट स्टेप में एसिटिक एसिड जो है इंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और यहाँ पे ये कोएंजाइम A के साथ कंबाइन होके बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम A. और यहाँ पे हाइड्रोजन ट्रांसफर किए जाते हैं NAD को, साथ में NAD किस में कन्वर्ट हो जाता है? NADH में. तो एसिटेट देन इंटर होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कोएंजाइम A के साथ कंबाइन करेगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, इसकी पोजीशन पे आ जाएगा कोएंजाइम A. ये हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा NAD पॉजिटिव को और NAD पॉजिटिव किस में चेंज हो जाएगा? NADH में. तो इसी तरह एसिटेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम A में. कोएंजाइम A किस तरह से बॉन्ड होता है इसके साथ? कोएंजाइम A के साथ मौजूद होता है सल्फाहिड्रल ग्रुप, SH ग्रुप मौजूद होता है. यहाँ से SH से H रिमूव हो जाता है और ये S आके किसके साथ बॉन्ड बना लेता है? इस कार्बन के साथ. तो ये हाइड्रोजन भी साथ में यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये हाइड्रोजन किसको ट्रांसफर हो जाएगा? ये जो एसिटेट ग्रुप का हाइड्रोजन है ये ट्रांसफर किया जाता है NAD को. NAD किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADH में.
तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन किस तरह से होती है। सबसे पहले पायरुविक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन होती है। यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एक कार्बन रिमूव हो जाता है और पीछे रह जाता है 2 कार्बन कंपाउंड एसीटेट या एसिटिक एसिड। ये जो कंपाउंड है ये मॉलिक्यूल देन इंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और कंबाइन होता है कोएंजाइम ए के साथ। ये थर्ड स्टेप है। कोएंजाइम ए कंबाइन करेगा एसीटेट के साथ और बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए जब बनेगा तो यहाँ से सल्फा हाइड्रोजन ग्रुप से यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और एक हाइड्रोजन एसीटेट ग्रुप का रिमूव होगा। ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं ये NAD पॉजिटिव को किस में चेंज करेंगे, NADH2 में या NADH+H पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन है, जब एक पायरुविक एसिड ऑक्सीडाइज होता है, यहाँ पे पहले डीकार्बोक्सिलेशन होती है, देन कोएंजाइम ए कंबाइन होता है, देन NADH की फॉर्मेशन होती है। तो एक पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन में एक NADH बनता है। ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस में कितने पायरुवेट मॉलिक्यूल क्रिएट होते हैं, 2। तो कितने NADH बनेंगे, 2 NADH। ठीक है, जो पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन के दौरान 2 NADH मॉलिक्यूल क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट, पायरुविक एसिड जब एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए देन नेक्स्ट साइकिल में एंटर होता है जिसे कहते हैं Krebs साइकिल। Krebs साइकिल मेन फंडामेंटल मेटाबॉलिक पाथवे है सेलुलर रेस्पिरेशन का। और इसकी अगर हम डेफिनेशन को देखें तो ये साइक्लिक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके दौरान एसिटाइल कोएंजाइम ए को फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल तक ऑक्सीडाइज किया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान ATP भी जनरेट होती है। इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट Krebs साइकिल का क्या है, सिट्रिक एसिड या सिट्रेट। इसको Krebs साइकिल क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था दैट वाज अ बायोकेमिस्ट हेंस एडोल्फ Krebs। तो उसके नाम के बाद इसको Krebs साइकिल भी कहा जाता है। ही डिस्कवर्ड इट इन 1937। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ Krebs साइकिल। स्टेप्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप क्या है Krebs साइकिल का, फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट। सबसे पहले फॉर्मेशन होती है सिट्रेट की, देन सिट्रेट कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में, देन फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लिसरेट। थर्ड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लिसरेट। फोर्थ स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ सुक्सीनेट। अल्फा कीटोग्लिसरेट देन सुक्सीनेट में चेंज होता है। फिफ्थ स्टेप में सुक्सीनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में और सिक्स स्टेप में फ्यूमरेट देन कन्वर्ट हो जाता है मेलेट के अंदर। एंड सेवन स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट होती है जो कि प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है Krebs साइकिल का। ये दोबारा से फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए से कंबाइन करेगा और फिर से सिट्रेट मॉलिक्यूल बनेगा। तो इस तरह ये साइकिल कंटिन्यू रहता है, रिपीट होता रहता है बार बार। इसका जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है साइकिल के एंड पे ये दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। सो हम इस साइकिल को डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर। फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट। फर्स्ट स्टेप में यूनियन होती है एसिटाइल कोएंजाइम ए की जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर होता है, ये कंबाइन करता है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ। ऑक्सैलो एसीटेट एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है Krebs साइकिल का जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होता है और ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। जब एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसीटेट से कंबाइन करता है तो बनता है सिट्रेट। सिट्रेट के अंदर 6 कार्बन होते हैं। कोएंजाइम ए इस प्रोसेस के दौरान रीजनरेट हो जाता है और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल वाटर का भी यूज होता है। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है। सबसे पहले तो इससे कोएंजाइम ए अलग हो जाएगा, कोएंजाइम ए अलग होगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, कोएंजाइम ए से डिटैच हो गया। इसके बाद ये कंबाइन करता है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ। कम्बिनेशन इसका किस तरह से होता है कि यहाँ से ये CH2 यहाँ से यहाँ पे जो CH3 है यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा तो यहाँ CH2 रह जाएगा। देन ये CH2 आके कंबाइन करता है इस कार्बन के साथ, यहाँ पे इस कार्बन के साथ ये अटैच हो जाएगा। जब ये इसके साथ अटैच होगा तो ये ऑक्सीजन का यहाँ से डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है और ऑक्सीजन के साथ आ जाता है यहाँ पे OH ग्रुप। ये OH ग्रुप कौन देता है, यहाँ से ये हाइड्रोजन आया है वाटर से। ठीक है, वाटर का हाइड्रोजन है या यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव होता है CH3 से, ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये ऑक्सीजन किस में चेंज हो जाएगा, OH ग्रुप में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से ये CH3 किससे कंबाइन हो जाता है जाके इसके साथ, यहाँ पे ये CH3 से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ये किस में चेंज हो गया, CH2 में। और ये जो हाइड्रोजन रिमूव होगा ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इस पोजीशन पे। ये जो ऑक्सीजन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH ग्रुप में।
अब यहाँ से कोएंजाइम ए जब डिटैच होगा तो कोएंजाइम ए को वाटर अपना हाइड्रोजन ट्रांसफर करेगा, वाटर अपना हाइड्रोजन ट्रांसफर करेगा, तो ये कोएंजाइम ए एसएच की फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद वाटर का हाइड्रोक्सल किसकी तरफ जाएगा, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे पहले क्या था, अगर हम देखें तो ये एसीटेट ग्रुप जो है इसके साथ मौजूद था कार्बोनाइल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ, लेकिन जब यहाँ पे ये कंबाइन हुआ एसीटेट के साथ तो यहाँ क्या मौजूद है, सी डबल बॉन्ड ओ। तो ये सी डबल बॉन्ड ओ क्यों आया, कहाँ से आया, बेसिकली जब यहाँ से कोएंजाइम ए रिमूव होता है तो वाटर यहाँ पे इस कार्बन को क्या देता है, अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये मौजूद बन गया आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया। तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है, सबसे पहले कोएंजाइम ए डिटैच होगा, कोएंजाइम ए की डिटैचमेंट के बाद कोएंजाइम ए एसएच में चेंज हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन वाटर से आया, देन यहाँ से CH3 से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन चेंज हो जाएगा OH में, ये CH2 यहाँ पे अटैच हो जाएगा, इस कार्बन के साथ ये अटैच हो जाएगा CH2 यहाँ पे, ठीक है। और ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये वाला, इसका एसीटेट ग्रुप का ये कार्बोनाइल ग्रुप इसको वाटर अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप देगा और ये चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो हमारे पास एसीटेट जब ऑक्सैलो एसीटेट जो कि 4 कार्बन मॉलिक्यूल है इससे कंबाइन करेगा तो नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनती है, सिट्रेट। इस दौरान जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है सिट्रेट सिंथेटेस, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल यूज होता है और साथ में कोएंजाइम ए रीजनरेट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आइसोसिट्रेट की फॉर्मेशन होती है, सिट्रेट कन्वर्ट हो जाता है अपने ही आइसोमर में, दैट इज आइसोसिट्रेट। ये कन्वर्जन किस तरह से होती है, यहाँ पे एक एंजाइम इन्वॉल्व है एकोनिटेस। एकोनिटेस क्या करता है, ये सिट्रेट से सबसे पहले वाटर रिमूव करता है। सिट्रेट का ये फॉर्मूला है, यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे H ग्रुप है, तो एक कार्बन से ये जो कार्बन नंबर 3 है यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा। इन दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड कम हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद एकोनिटेस क्या करता है, दोबारा वाटर ऐड करता है। पहले वाटर रिमूव किया, अब वाटर ऐड करेगा, लेकिन जब वाटर ऐड करेगा तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अलग अलग पोजीशन पे ऐड होंगे, पहले से डिफरेंट पोजीशन पे ऐड होंगे। पहले यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद था इस कार्बन के साथ, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, और जिस कार्बन के साथ पहले हाइड्रोजन था वहां पे क्या आ जाएगा, OH। तो फर्क क्या पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ सिट्रेट और आइसोसिट्रेट के अंदर अगर हम डिफरेंस देखें तो क्या डिफरेंस है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयन की पोजीशन डिफरेंट है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है, क्योंकि इनका सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से एकोनिटेस सिट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, आइसोसिट्रेट में। नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन होती है अल्फा कीटोग्लूट्रेट की, और इस स्टेप को अगर हम कहें तो ये स्टेप है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन क्यों कहा जाता है, इस स्टेप के अंदर सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, ठीक है। आइसोसिट्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, एक कार्बन निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और साथ में इस स्टेप के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हो रहे हैं, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे अगर हम इस स्टेप की बात करें तो जो हाइड्रोजन रिमूव होंगे ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ये NAD को ट्रांसफर किए जाएंगे और NAD किस में चेंज हो जाएगा, NADH2 में। तो यहाँ से डी आइसोसिट्रेट जो है ये हमारे पास आइसोमर है सिट्रेट का, और इससे एक कार्बन रिमूव होगा सबसे पहले एज अ कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला कार्बन एज अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, और पीछे रह जाएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 कार्बन मॉलिक्यूल। इसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव होंगे। हाइड्रोजन क्यों रिमूव होंगे, यहाँ से सबसे पहले एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन रिमूव होगा और ट्रांसफर किया जाएगा NAD की तरफ। NAD इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, NADH2 में, ठीक है। और दूसरा हाइड्रोजन जो है ये जो ऑक्सीजन के साथ है ये क्यों रिमूव होगा, क्योंकि कार्बन का यहाँ से हाइड्रोजन जब रिमूव हुआ तो एक बॉन्ड कम हो गया, ये बॉन्ड ये ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, लेकिन ऑक्सीजन का पहले से बॉन्ड फुलफिल है हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ये जाएगा इस कार्बन के साथ जिस कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया, यहाँ पे आ गया ये हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से इस कार्बन से रिलीज हुआ और ये किसकी तरफ ट्रांसफर हुआ, NAD की तरफ। NAD किस में चेंज हो गया, NADH में, ठीक है। तो ये जो 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुए ये कहाँ गए, एक यहाँ पे आ गया, दूसरा NADH के साथ आ गया, ठीक है।
और यहाँ पे ये जो कार्बन है ये इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। तो ये जो 5 कार्बन मॉलिक्यूल बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, अल्फा कीटोग्लूटरेट। क्योंकि इस स्टेप के अंदर डीहाइड्रोजनेशन हो रही है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो इस स्टेप को जो कैटेलाइज करता है एंजाइम वो है डीहाइड्रोजिनेस। डीहाइड्रोजिनेजेस के नेम उनके सबस्ट्रेट के बेस पे रखे जाते हैं। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या है, आइसोसिट्रेट। तो जो एंजाइम इस स्टेप को कैटेलाइज करता है आइसोसिट्रेट की डिहाइड्रोजनेशन कराता है और इसको अल्फा कीटोग्लूटरेट में चेंज करता है, वो है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। नेक्स्ट स्टेप में होती है फॉर्मेशन ऑफ सुक्सिनेट, और ये कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है जो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहले इसको अगर हम देखें तो ये भी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है। इस स्टेप में भी कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव होती है, साथ में हाइड्रोजन का भी रिमूवल होता है। तो ऑक्सीडेशन भी हो रही है, डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रही है, जिस वजह से इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। Alpha ketoglutarate undergoes further oxidation followed by decarboxylation and addition of water। यहाँ पे वाटर की भी एडिशन हो रही है, ये याद रखना है। इसके दौरान जो प्रोडक्ट बनती है, जब अल्फा कीटोग्लूटरेट से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन निकल जाएगा, डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, तो प्रोडक्ट में सुक्सिनेट के अंदर एक कार्बन एटम लेस होता है और एक ऑक्सीजन एटम लेस होता है अल्फा कीटोग्लूटरेट से। और इस स्टेप के अंदर फ्री एनर्जी भी रिलीज होती है। इस फ्री एनर्जी को यूज किया जाता है एटीपी की फॉर्मेशन में। तो हम देखते हैं किस तरह से अल्फा कीटोग्लूटरेट कन्वर्ट होता है सुक्सिनेट में। सबसे पहले तो डिकार्बोक्सिलेशन होगी, यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एक कार्बन निकल जाएगा, ये वाला कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो जाता है। यहाँ से जहाँ से अल्फा कीटोग्लूटरेट से कार्बन रिमूव होता है, यहाँ कंबाइन होता है कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए का यहाँ से एसएच से हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये एस किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इस कार्बन के साथ। ठीक है, यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और इसके बाद एस अपना बॉन्ड इसके साथ बना लेगा, इस कार्बन के साथ, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये जो इसका हाइड्रोजन है ये रिमूव होने के बाद किसको ट्रांसफर होगा, NADH को। ये हाइड्रोजन आ जाएगा NAD को, NAD किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हुआ, देन साथ में जो हाइड्रोजन आया है कोएंजाइम ए से वो किसको ट्रांसफर हुआ, NAD को। तो NAD किस में चेंज हो गया, NADH में। यहाँ पे जैसे ही ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है और यहाँ पे कोएंजाइम ए अटैच होता है तो बनता है सुक्सिनाइल कोएंजाइम ए। स्टेप को कैटेलाइज करता है एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट स्टेप में जो सुक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, कोएंजाइम ए जिस भी मॉलिक्यूल से अटैच होता है ना, नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर हमेशा वो डिटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे डिटैचमेंट हो जाएगी, डीअटैचमेंट होगी, दोबारा से रिमूव हो जाएगा कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए इस कार्बन के साथ मौजूद है जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ था अल्फा कीटोग्लूटरेट से, तो कोएंजाइम ए यहाँ से दोबारा डिटैच हो जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, ये आ जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ कोएंजाइम ए SH। इसका हाइड्रोजन कहाँ से आए, इसको हाइड्रोजन देता है वाटर, क्योंकि हमने कहा है यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर भी चाहिए। तो वाटर कहाँ चाहिए, वाटर अपना हाइड्रोजन देता है यहाँ पे इस S को, तो ये S जो है कोएंजाइम ए SH की फॉर्म में रिमूव हो जाता है। अब इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया, ये जब यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो इस कार्बन का बॉन्ड कम हुआ तो इसको वाटर अपना हाइड्रोक्सल देगा। तो यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, C डबल बॉन्ड O and OH क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है, सबसे पहले तो कोएंजाइम ए डिटैच हो जाएगा, कोएंजाइम SH की फॉर्म में हो जाएगा, वाटर का हाइड्रोजन इसके साथ आ गया। ठीक है, देन ये जो पीछे बचेगा सुक्सिनेट को हाइड्रोक्सल ग्रुप देगा वाटर, ये आ गया हमारे पास सुक्सिनेट। इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं और सेंटर में CH2 ग्रुप होते हैं 2। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में 2 कार्बन के साथ CH2 मौजूद होता है। इस प्रोसेस के दौरान जब कोएंजाइम ए निकलता है ना, दोबारा से ये रीजनरेट होता है तो फ्री एनर्जी रिलीज होती है। ये फ्री एनर्जी जो है इसको यूज किया जाता है GDP के अंदर एक फॉस्फेट ऐड करने के लिए। GDP के अंदर एक फॉस्फेट ऐड होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, GTP के अंदर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जो GTP क्रिएट होती है, ये GTP अपना फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करती है ADP को और ADP किस में कन्वर्ट हो जाता है, ATP में, और ये कन्वर्ट हो जाती है GDP में। तो इस तरह से जो पहले GTP बनती है फिर इससे बनाई जाती है ATP। तो जो फ्री एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस के अंदर उससे ATP की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट स्टेप में होती है फॉर्मेशन ऑफ फ्यूमरेट। सुक्सिनेट की ऑक्सीडेशन होती है नेक्स्ट स्टेप में। 5th स्टेप में सुक्सिनेट को ऑक्सीडाइज किया जाता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब भी हाइड्रोजन का रिमूवल है। अगेन 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल जो
कोएंजाइम कर रहा है वो NAD नहीं है बल्कि FAD है। यहाँ पे FAD को ट्रांसफ़र किए जाएंगे हाइड्रोजन। FAD जो है ये ऑक्सीडाइज करेगा सुक्सिनेट को, और सुक्सिनेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूमरेट में। FAD किस में चेंज हो जाएगा, FADH2 के अंदर। तो ये है फ्लेवन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसको हाइड्रोजन ट्रांसफर होंगे, ये FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरह से, सुक्सिनेट का ये फार्मूला है C डबल बॉन्ड O ग्रुप है 2 इसके साथ, ठीक है, 1 और 4 पोजीशन पे, और सेंटर वाले दोनों कार्बन के साथ CH2 ग्रुप मौजूद है। CH 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक कार्बन से रिमूव होता है, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन से रिमूव होता है, और दोनों कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे और ये बन जाएगा फ्यूमरेट। सुक्सिनेट से 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, FAD को ट्रांसफर होंगे, FADH2 में चेंज हो जाएगा, और सुक्सिनेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूमरेट में। यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेशन हो रही है, तो जहाँ पे भी जो एंजाइम है वो क्या होगा, डीहाइड्रोजिनेट, और इसका नाम क्या होगा, सुक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस। नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ मेलेट होती है। वाटर का मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है फ्यूमरेट के अंदर, और एज अ रिजल्ट मेलेट बनता है। यहाँ पे फ्यूमरेट में सेंटर वाले दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, तो वाटर अपना हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर करता है इन दोनों कार्बन को। यहाँ से डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, एक कार्बन के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप आ जाएगा, दूसरे कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा। फ्यूमरेज एंजाइम इस स्टेप को कैटालाइज करेगा और फ्यूमरेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेलेट में। दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है, यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है कार्बन के दरमियान, ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन आ जाएंगे दोनों एडजेसेंट कार्बन के साथ, तो ये मेलेट में कन्वर्ट हो गया। लास्ट स्टेप जो है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट है। इसे रीजनरेशन ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑक्सैलो एसीटेट प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है क्रब साइकिल का। मेलेट जो है ये डीहाइड्रोजिनेशन होती है इसकी, और एज अ रिजल्ट 4 कार्बन मॉलिक्यूल प्रिकर्सर मॉलिक्यूल क्रिएट होता है जिसे कहा जाता है ऑक्सैलो एसीटेट। एक और NAD यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में। तो डीहाइड्रोजिनेशन होगी मेलेट की, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा और हाइड्रोजन ट्रांसफर होंगे NAD की तरफ, NAD चेंज हो जाएगा NADH2 में। हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे सेकंड कार्बन से रिमूव होंगे जिसके साथ OH and H ग्रुप मौजूद है। इस कार्बन से हाइड्रोजन क्यों नहीं रिमूव हो सकते, क्योंकि अगर इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो यहाँ पे इस कार्बन के 2 बॉन्ड कम हो जाएंगे, लेकिन जब इस कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो ये कार्बन अपना बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना सकता है। यहाँ पे इसका बॉन्ड किसके साथ बन सकता है, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, जो इसका एक बॉन्ड कम हुआ है। ऑक्सीजन भी अपना हाइड्रोजन रिमूव कर देगा और ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये दोनों हाइड्रोजन, यहाँ से पहले हाइड्रोजन रिमूव होगा, कार्बन का एक बॉन्ड कम हुआ, ये बॉन्ड ये बना लेगा ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे, और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा। तो ये दोनों हाइड्रोजन किसको ट्रांसफर होंगे, ये दोनों हाइड्रोजन NAD को ट्रांसफर होंगे, और NAD किस में चेंज हो जाएगा, NADH2 में, NADH प्लस H पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाएगा। तो मेलेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट में। ऑक्सैलो एसीटेट प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है क्रब साइकिल का। अगेन ये जो ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा ये दोबारा से नेक्स्ट एसिटाइल को एंजाइम A से कंबाइन करेगा, और ये साइकिल जो है देन रिपीट होगा दोबारा से, होल प्रोसेस दोबारा से रिपीट हो जाएगा। सो ओवरऑल अगर हम ओवरव्यू लें तो सबसे पहले एसिटाइल को एंजाइम A प्रिकर्सर मॉलिक्यूल ऑक्सैलो एसीटेट से कंबाइन करता है। इस प्रोसेस के दौरान कोएंजाइम A की रीजनरेशन हो जाती है, वाटर मॉलिक्यूल यूज होता है, और जो प्रोडक्ट बनती है वो है सिट्रेट, जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं। 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम A से आते हैं, 4 कार्बन ऑक्सैलो एसीटेट के, तो टोटल कितने कार्बन होते हैं सिट्रेट के अंदर, 6 कार्बन। नेक्स्ट स्टेप में सिट्रेट अपने आइसोमर में चेंज हो जाता है, और इस स्टेप को कैटालाइज करता है एंजाइम एकोनिटेज, और सिट्रेट किस में चेंज हो जाता है, आइसोसिट्रेट में। मीन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसका स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज हो जाता है। देन आइसोसिट्रेट चेंज होता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट में। इस स्टेप के दौरान ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी, मीन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, साथ में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। जो हाइड्रोजन रिमूव होते हैं वो NAD को किस में चेंज करेंगे, NADH में, और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी, कार्बन मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो आइसोसिट्रेट से जब अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनेगा तो इसके अंदर एक कार्बन कम होगा आइसोसिट्रेट से। इसमें 6 कार्बन थे, यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कितने कार्बन रह जाएंगे, 5 कार्बन रह जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में अल्फा कीटोग्लूट्रेट अगेन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में जाएगा, मीन इसके अंदर से फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, ठीक है। यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये सबसे लास्ट वाला जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये रिमूव होगा, और साथ में डीहाइड्रोजिनेशन भी होगी। डीहाइड्रोजिनेशन से जो हाइड्रोजन रिमूव होंगे वो NAD को NADH में चेंज करेंगे अगेन,
और इससे जनरेट होगा सुक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सुक्सिनाइल कोएंजाइम ए क्यों बना? क्योंकि जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकली है ना, इस कार्बन के साथ सबसे पहले कंबाइन होगा कोएंजाइम ए, तो बन जाएगा सुक्सिनाइल कोएंजाइम ए। इसके अंदर एक कार्बन कम होगा अल्फा कीटोग्लूटारेट से, इसके अंदर 4 कार्बन है। नेक्स्ट स्टेप में सुक्सिनाइल कोएंजाइम ए से कोएंजाइम ए डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कोएंजाइम ए की रीजनरेशन होगी। इस स्टेप में फ्री एनर्जी रिलीज होती है। ये स्टेप जिसमें सुक्सिनाइल कोएंजाइम ए से कोएंजाइम ए अलग हो जाता है, इसमें से फ्री एनर्जी जो रिलीज होती है वो फ्री एनर्जी यूज होती है जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट करने में। और देन जीटीपी जो है ये अपना फास्फेट ट्रांसफर करती है एडीपी को, और एडीपी किस में चेंज हो जाता है? एटीपी में। तो इस स्टेप के दौरान एटीपी की फॉर्मेशन होती है। देन बन जाता है सुक्सीनेट। यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं और सेंटर में 2CH2 ग्रुप मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर 4 कार्बन है, ठीक है। ये जो सुक्सीनेट है देन अगेन इसकी डिहाइड्रोजनेशन होगी, लेकिन यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन कौन करवाता है? कोएंजाइम FAD। ये जो FAD है ये चेंज हो जाएगा FADH2 में। ये जो सेंटर वाले दोनों कार्बन है ना, इनसे दोनों से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो सुक्सीनेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्यूमरेट में। नेक्स्ट स्टेप में फ्यूमरेट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है। वाटर मॉलिक्यूल जब ऐड होगा इस स्टेप को कैटालाइज करेगा फ्यूमरेज एंजाइम, ठीक है। जहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन आ रही है वहाँ पे सारे डिहाइड्रोजिनेजेस आएंगे, ठीक है। जहाँ पे NADH है, ठीक है, इसके साथ साथ FADH बन रहा है, इन सब स्टेप में डिहाइड्रोजिनेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे फ्यूमरेट के अंदर वाटर ऐड करता है फ्यूमरेज। ये डबल बॉन्ड जहाँ पे मौजूद है दोनों कार्बन के दरमियान, एक कार्बन के साथ आ जाएगा OH, दूसरे कार्बन के साथ आ जाएगा हाइड्रोजन, और जो प्रोडक्ट बनेगी वो है मेलेट। मेलेट की अगेन डिहाइड्रोजनेशन होगी। मेलेट डिहाइड्रोजिनेज इसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव करेगा। ये हाइड्रोजन रिमूव होगा इस कार्बन के साथ, सेकंड कार्बन के साथ। ये हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद कार्बन अपना बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन का भी हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ये हाइड्रोजन NAD को किस में चेंज कर देंगे? NADH में। और यहाँ पे हमारे पास प्रिकर्सर मॉलिक्यूल दोबारा से रीजनरेट हो गया, दैट इज ऑक्सैलो एसीटेट। ये अगेन नेक्स्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए से कंबाइन करेगा और इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा। और इस स्टेप के अंदर अगर हम बात करें तो अगर आप एक क्रब साइकिल को देखें तो एक क्रब साइकिल में कितने NADH बन रहे हैं? 1 2 3 NADH बन रहे हैं। लेकिन जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और पायरुवेट की देन ऑक्सीडेशन होती है तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं। तो पहले एक एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रब साइकिल में इंटर होगा, देन सेकंड इंटर होगा। तो एक जब इंटर होता है तो उससे 3 NADH बनते हैं। तो टोटल हमारे पास एक ग्लूकोज से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रिएट होते हैं। तो टोटल कितने क्रब साइकिल रन करेंगे? 2। एक ग्लूकोज के लिए 2 क्रब साइकिल रन करेंगे तो NADH कितने होंगे? 6। इसी तरह एक क्रब साइकिल में एक ATP का मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन 2 क्रब साइकिल हैं तो ATP के मॉलिक्यूल कितने बनेंगे? 2। और इसी तरह FADH जो है FADH2 ये एक मॉलिक्यूल बनता है एक क्रब साइकिल में, तो 2 क्रब साइकिल में कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2। तो टोटल हमारे पास 6 NADH बनते हैं क्रब साइकिल के दौरान, 2 ATP के मॉलिक्यूल क्रिएट होते हैं और साथ में 2 FADH2 के मॉलिक्यूल क्रिएट होते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।